Hello everyone, my name is Dr. Amit Vaz, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. This is lecture number 38.1. 38 लेक्चर को हम दो पार्ट में करेंगे. 38.1 एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. एप्लीकेशन है ये इंटीग्रेशन का. हम एरिया फाइंड करेंगे बाउंडेड बाय द कर्व. हम इसको दो पार्टों में क्यों कर रहे हैं? कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिनको हमें इस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा जैसा कि यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको. दूसरा एक और भी तरीका है. ड्रिचलेट और लावेल्स दो मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन करने का एक शॉर्टकट तरीका भी हमें सिखाया बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करके. तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 38.2 में. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा तरीका इंटीग्रेशन करके है. इंटीग्रेशन करेंगे तभी हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकाल पाएंगे. लेकिन दूसरा जो तरीका होगा उसमें आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती. बिना इंटीग्रेशन करे ही आपको एरिया और वॉल्यूम मिल जाते हैं. लेकिन वॉल्यूम की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन यानी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की बात कर रहे हैं. इस वीडियो में मैं आपसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दोनों फॉर्म के बारे में बात करूंगा. कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म दोनों ही आपके सिलेबस में रखी गई हैं. तो पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म पर बात करता हूं स्टूडेंट. द एरिया हमने कंसिडर किया कि ए है, यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो भी आपके पास कर्व है वो कर्व एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है. यानी ये मेरे एक्स एक्सिस और मेरे वाई एक्सिस हो गए हैं. अब जिसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए वो मेरे पास ये एक कर्व है जिसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं. और यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखें हम तो ये जो जिसका एरिया हमें फाइंड करना है ये कुछ इस तरीके से लाई करता है. ए पॉइंट ये हो गया मेरे पास, बी पॉइंट मेरे पास ये हो गया है, और यहाँ पर x इक्वस टू ए है और यहाँ y इक्वस टू x इक्वस टू बी है. तो चूंकि ये कर्व है तो कर्व को मुझे देखना होगा कर्व कहाँ कहाँ पे लाई करता है. तो पहला जो कर्व मेरा है ये y इक्वस टू f1x हो गया है जो a से लेकर के b तक है इन दो पॉइंट्स के बीच में. और जो दूसरा कर्व मेरा b से लेकर के a तक आता है, ये जो b से लेकर a तक आ रहा है इसको मैंने y इक्वस टू f2x कहा है. ये दोनों ही x के फंक्शन हैं. अगर स्टूडेंट ये दोनों लिमिट कांस्टेंट हो जाएंगी x की भी और y की भी, अगर दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हो जाती हैं तो स्टूडेंट जो ये फिगर आपके सामने बन के आई ये रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगी. लेकिन वो लाइनों से कवर्ड हो जाती हैं. ये हमारा कर्व है तो कर्व को हम इस तरीके से ले रहे हैं कि एक हमारा y एक्सिस के लिए हो गया और एक हमारा x एक्सिस के लिए हो गया. हमने जो कंसीडर किया है यहाँ पर, हम क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके बीच का जो एरिया है हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. ये पूरा हमारा एरिया है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये पूरा एरिया यानी हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. अब स्टूडेंट क्योंकि हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इसमें एक स्ट्रिप हमें लेनी पड़ेगी. क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा कांस्टेंट है तो अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करूं तो एक्स एक्सिस के लिए जब मेरी स्ट्रिप बनेगी वो स्ट्रिप कुछ इस तरीके से बन रही है. ये वो मेरी स्ट्रिप हो गई है, यानी मुझे यहाँ से उसका एरिया फाइंड करना है. इसका एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन बना वो चूँकि एक्स एक्सिस के स्ट्रिप बनी हुई है तो जो पहले इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, दूसरा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए क्योंकि लिमिट x की कांस्टेंट है जैसा कि इससे पहले भी हमने इंटीग्रेशन में समझा. तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन हो गई है एरिया इक्वल्स टू x वेरी a टू b एंड f1 y vary f1x to f2x dx dy. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. स्टूडेंट अगर मान लीजिए मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे ना होकर के मेरा कर्व वाई एक्सिस पर बना हुआ है तो इस कर्व को फिर हम इस तरीके से देखते हैं. यानी हमारा जो कर्व है वो दूसरे तरीके से अगर मैं देखूं, अगर मैं y की लिमिट को कांस्टेंट रखना चाहूं तो जो मेरा कर्व है वो फिर से इसी फॉर्म में है. लेकिन अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ये मेरा ए पॉइंट हो गया है
तो यहाँ पर y इक्वस टू ए हो जाता है, y इक्वस टू सी हो जाता है, और यहाँ पर ये मेरा दूसरा पॉइंट b हो गया है। अब ये y इक्वस टू डी हो जाता है। अब मेरा इंटीग्रेशन y इक्वस टू सी और d के बीच में हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास दो कर्व हैं। जो एक्सिस के नियर कर्व है ये वाला कर्व, इसको मैंने नाम दे दिया है कि ये कर्व f1y हो जाएगा, और जो ये कर्व है इस कर्व को मैंने नाम दे दिया है कि ये f2y हो जाएगा। तो यानी अब जो मेरा इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, अब अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो इंटीग्रेशन मेरा अब इसके बीच में हो रहा है, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन की बार मुझे करना है। ये है वो मेरा इंटीग्रेशन जिसको मुझे कैलकुलेट करना है इस बार। लेकिन इसमें जो स्ट्रिप बनेगी स्टूडेंट, ध्यान देना मेरी बात पर, इसमें जो स्ट्रिप बनने वाली है वो स्ट्रिप मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी इस बार की जो स्ट्रिप है वो इस तरीके से हो जाएगी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि इस बार वाई की लिमिट कांस्टेंट है। तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि नियर वाई एक्सिस के नियर ये एक्स वाई f1y है, तो यानी मेरा जो इंटीग्रेशन हुआ y इक्वस टू सी टू डी एक्स इक्वस टू f1y टू f2y हो जाता है dx dy। अब हमें पहला इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो ये मेरी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की डेफिनेशन है। दोनों में से जैसे भी मैं चाहूँ, क्योंकि मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, मैं एक्स एक्सिस पर भी अपनी स्ट्रिप को बना सकता हूँ, मैं वाई एक्सिस पर भी अपनी स्ट्रिप को बना सकता हूँ। जैसा भी मुझे करना है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं पीछे, अगर आपको याद हो किसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कर्व को। आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, आप कोई शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, बीटा गामा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डिफरेंट लॉजिक्स हमने इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दे दिए हैं। अब उनमें से कोई भी आप चाहें तो इंटीग्रेशन करते हुए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका एम ये है कि जब आप अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के लिए एरिया की डेफिनेशन, ये डबल एरिया रीजन बाय द एरिया, जो भी रीजन है बाउंडेड बाय द कर्व, वो dy dx या फिर dx dy हो जाता है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व xy इक्वस टू 2 एंड 4y इक्वस टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वस टू 4। स्टूडेंट अगर आपको परफेक्टली अपना एरिया फाइंड करना है, गलती नहीं करनी है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, जो इंटीग्रेशन में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, वो सबसे परफेक्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने इंटीग्रेशन के कर्व को, जो कर्व दिया हुआ है उसको ट्रेस करिए। ट्रेस करने के बाद आप लिमिट्स फाइंड कीजिए और उसके बाद आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैं कर्व को ट्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस कर्व को ट्रेस करूँ तो मुझे जो कर्व दिया है, कर्व मेरे पास है स्टूडेंट, कर्व को ट्रेस करना भी आपको बता देता हूँ। पहला कर्व मेरे पास है एक्स वाई इक्वस टू 2। तो अगर मैं इस कर्व को कुछ इस तरीके से रख लूँ कि y इक्वस टू 2 अपॉन एक्स, तो मैं x की वैल्यू देता जाऊँगा और y की वैल्यू मुझे मिलती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट अगर मुझे ये कर्व ट्रेस करना है x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे ही मार्क कर लिए। ये मेरे वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैंने मार्क किए, छोटे छोटे कुछ पॉइंट एक स्केल के साथ मैंने मार्क कर लिए हैं। तो अगर मैं देखूँ y अगर 0 हो तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो y अगर 1 होता है, x अगर 1 होता है, सॉरी, अगर x 1 होता है तो y 2 हो जाता है। यानी ये वो पॉइंट है, यानी जितना मैं इसके नियर जाऊंगा तो कर्व यहाँ से कुछ इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ है, ऐसे कर्व चलता जा रहा है। 1 पर 2 आ गया, 2 पर मैं देखूँ तो 1 आ गया, 2 पर 1 आ गया है। 3 पर देखूँ तो 2/3 मतलब थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। आगे चलूँ तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। यानी जो मेरा कर्व है स्टूडेंट, क्योंकि इन्फिनिटी है 0 पर, तो इस लाइन को तो टच नहीं करेगा ये, क्योंकि ये तो उसका एसिम्प्टोट हो गया है। तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से बनता हुआ जा रहा है। जैसे ही मैं उसमें और छोटी वैल्यू रखूँगा तो ये कर्व बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके अंदर 4 रख दूँ, अगर मैं इसमें 1/4 रखूँ, 1/2 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा। यानी 1 पर तो वैल्यू दे रहा था, उसके बाद ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ऐसा मेरा कर्व की शेप आ रही है। तो मैंने एक कर्व बना लिया, जो भी मुझे कर्व दिया गया था। दूसरा मुझे एक दिया है, अगर आप देखें तो 4y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो 4y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, ये भी मुझे बनाना आता है। ये मेरा कर्व कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा। यानी ये कर्व हो गया है 4y
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, दोनों मेरे कर्व हो गए हैं। अब इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि y इक्वल्स टू 4, यानी y इक्वल्स टू 4 को अगर मैं देखूं तो y इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये मेरे पास एक लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, यानी मुझे अपने कर्व को कुछ यहाँ तक भी ऐसे लेना पड़ेगा, ये ऐसे जाएगा। तो बाउंडेड बाय द जो कर्व आया, कर्व जो दोनों के बीच में आ रहा है, उस कर्व को अगर आप देखें स्टूडेंट तो वो कर्व मेरा ये बन रहा है, यानी वो कर्व है ये कर्व। ये मेरा कर्व है जिसका मुझे एरिया फाइंड करना है। अब चूंकि मेरा एरिया तो मुझे मिल गया, अब मुझे ये देखना है किस किस के बीच में कर्व है, लाइन कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, मुझे ये भी देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले स्ट्रिप को मार्क किया। आप क्या चाहते हैं, स्ट्रिप किस तरीके से बनाना चाहते हैं? अगर मैं एक्स एक्सिस पर लूँ तो 2 पार्टीशन मुझे करने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे सामने ये है स्टूडेंट कि मैं अपनी इस स्ट्रिप को कुछ ऐसे बनाऊँ। यहाँ पर मैं ये देखूँ ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मैंने देखा तो ये मुझे पता है कि ये y इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट है और यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 है। अगर मैं अपनी स्ट्रिप को ऐसे बना दूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बनाऊँगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, मुझे ये 2 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल दूँ, x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4y। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ इस कर्व के लिए, तो इस कर्व के लिए वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू वाई 2/y, ये हो गया है। और यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 है और यहाँ y इक्वल्स टू 4, यानी जो मेरा एरिया हुआ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व a इक्वल्स टू y की जो लिमिट्स हैं वो 1 to 4 हो गई हैं, x की जो लिमिट हैं वो लोअर में 2/y है क्योंकि वो एक्सिस के नियर है, और एक्सिस से जो दूर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4y है। और साथ में हो जाएगा, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन अब x के रेस्पेक्ट में होगा, तो dx dy। तो इस तरीके से मैं अपने इंटीग्रेशन को, एरिया की डेफिनेशन को बना सकता हूँ। तो यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, पहला इंटीग्रेशन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो पहले इंटीग्रेशन के लिए y इक्वल्स टू 1 to 4 हो गया। x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, यानी x और लिमिट है 2/y और स्क्वायर रूट ऑफ 4y एंड dy। जब मैं इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो y इक्वल्स टू 1 to 4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस 2/y और dx। अगर मैं अब ये इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू dy, अगर मैं ये इंटीग्रेशन अब y के रेस्पेक्ट में करूँ तो y के रेस्पेक्ट में जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2, मैंने दोनों से कॉमन निकाल दिया है, इंटीग्रेशन होगा 2/3 y की पावर 3/2 माइनस log y, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 to 4। अगर मैं ये लिमिट इसमें रख देता हूँ तो जो पूरी कैलकुलेशन आएगी ट्वाइस ऑफ ये 16/3 हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा और माइनस के 2/3 हो गया है, यानी 28/3 माइनस 4 log 2, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से मैं अपना जो एरिया आता है बाउंडेड बाय द कर्व, क्योंकि स्टूडेंट अगर मुझे इसका चेंज ऑफ ऑर्डर लगा करके यदि मैं देखूँ इसे, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इसमें स्ट्रिप बनानी होती तो फिर मुझे क्या करना था स्टूडेंट, मुझे इसके बीच से 2 पार्टीशन करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पहला कर्व इन दोनों के बीच में होता और दूसरा कर्व फिर इन दोनों के बीच में होता, तो ये करके मुझे अपना इंटीग्रेशन करना होता। तो लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से मुझे आसान हो रहा है मैं उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एक और कर्व मैंने लिया है स्टूडेंट, इसको भी देखते हैं। इसने कहा फाइंड द एरिया लाई बिटवीन दी पैराबोला, एक पैराबोला दिया है y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक लाइन दी गई है y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले तो मुझे पैराबोला को ही ट्रेस करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले कर्व ट्रेस किया जाए।
तो कर्व को ट्रेस करने के लिए मैंने देखा y इक्वस टू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं x की कुछ वैल्यूज़ देता जाऊंगा और y की मुझे वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, यानी एक्स वाई में पहले मैं अपने कर्व को ट्रेस कर लेता हूँ। तो एक्स वाई में जब मैंने किया तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 1 2 4 कुछ पॉइंट्स मैंने फिर से मार्क कर लिए हैं, इधर भी मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अगर मैं इसमें 0 रखूँ तो x पर जब मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 है, पहला पॉइंट यहाँ से यानी कर्व चल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 1 दे देता हूँ तो 1 देने से वैल्यू 3 आ रही है, मतलब जब मैं 1 रखता हूँ तो वैल्यू 3 आई। यहाँ पर कोई पॉइंट मेरे पास है। जब मैं इसमें x की वैल्यू 2 दे देता हूँ तो 8 माइनस 4 यानी ये भी 4 आया, तो थोड़ा सा और ऊपर को जा रहा है, 2 पर 4 हो गया है। जब मैंने इसके अंदर 3 रखा तो 3 चौक 12 और 9 3, यानी फिर ये नीचे आ गया, यानी कर्व यहाँ पर फिर आ गया है। उसके बाद फिर कर्व नीचे आ गया और कर्व देखा तो नीचे आ गया, यानी जो कर्व है उसकी शेप कुछ ऐसी आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है। अब दूसरा जो कर्व है स्टूडेंट, वो मेरे पास एक लाइन है y इक्वस टू एक्स। अब y इक्वस टू एक्स लाइन आपको पता है वो ऐसे जाती है, तो ये मेरे पास y इक्वस टू एक्स लाइन हो गई है। अब y इक्वस टू एक्स लाइन होने के बाद जो मैंने कर्व देखा वो कर्व मेरा कुछ इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि जो कर्व है वो रीजन ये बना, ये वो रीजन है जिसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ये है वो रीजन स्टूडेंट जहाँ से मुझे एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर चूंकि दो कर्व हैं, एक जो पहला कर्व है स्टूडेंट, उस कर्व को अगर मैं देखूं तो ये कर्व मेरा हो गया है y इक्वस टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बॉटम में है वो y इक्वस टू एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर में कर्व अपर में कर्व मुझे मिल रहा है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता चल जाए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कहाँ पे कट कर रहा है। यानी जो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, यानी y इक्वस टू एक्स और इसको अगर सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जब x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो क्योंकि दोनों ही y की वैल्यू हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स हो जाएगा। यानी हम इसको x को सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वस टू 0 हो गया। x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इक्वस टू 0, एक x की वैल्यू 0 आ रही है जो ये पॉइंट है, और y एक x की वैल्यू 3 आ रही है जो ये पॉइंट है। यानी स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये 3 पॉइंट आ गया है, चूंकि y भी बराबर है तो ये 3 आ गया, तो यानी ये पॉइंट 3 3 है और ये पॉइंट 0 0 है। तो मैंने पता लगा लिया कि x मेरा कहाँ कहाँ पे लाई करता है, यानी x इन दोनों पॉइंटों के बीच से लाई कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों के बीच से मुझे जाना है। और जो मेरी स्ट्रिप है वो कुछ ऐसे बनेगी। मैंने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अपनी स्ट्रिप को बना लिया। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने इसलिए बनाया इस बार ताकि मुझे आसानी से मिल रहा है लोअर और अपर लिमिट, और उसी के हिसाब से मैं उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। यानी अगर मैं अपने एरिया को देखूँ, एरिया की डेफिनेशन मेरी हो गई है एरिया इक्वस टू डबल इंटीग्रेशन x वेरी 0 to 3 एंड y इक्वस टू x टू लेकर के 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि इंटीग्रेशन पहले इस बार y फंक्शन की टर्म में है तो dy dx हो जाएगी डेफिनेशन। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देता हूँ, x 0 to 3 हो गया, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और साथ में dx, यानी x वेरी इक्वस टू 0 to 3। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन होगा 3x स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स की पावर 3/3, और लिमिट है 0 to 3। जब आप इसकी लिमिट को लगा करके पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 4.9 यानी 9/2 आ रही है। यही मेरा आंसर है। इस तरीके से स्टूडेंट मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वस टू ए। तो सबसे पहले फिर वहीं से स्टार्ट करूँगा कि पहले मैं अपने कर्व को देखूँ, कर्व को ट्रेस करूँ। कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे एक सर्किल दिया है, मैंने एक सर्किल ट्रेस कर दिया। अब सर्किल मेरा क्योंकि सेंटर ओरिजिन के साथ है तो ये मेरा सर्किल हो गया है, यानी इसकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। अब एक लाइन भी दी गई है मुझे एक्स प्लस वाई इक्वस टू ए। तो लाइन को अगर मैं देखूं तो एक्स प्लस वाई इक्वस टू ए लाइन कुछ ऐसे जाती है, ए पॉइंट पर जाएगी, यानी यहाँ पर ए कोमा 0 हो गया है और यहाँ पर 0 कोमा ए हो गया है। तो ये मेरे पास इसके पॉइंट्स हो गए हैं। अब अगर मैं इसमें कर्व को देखूं तो जो मेरा कर्व है स्टूडेंट, तो वो कर्व मेरा
इन दोनों के बीच से हो गया, यानी ये मेरा कर्व बन के आया। अब ये मुझे रीजन पता करना है। अगर इसमें स्ट्रिप को देखूं तो स्ट्रिप बना सकते हैं इसके अंदर, तो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर भी ले सकता हूं, वाई एक्सिस पर भी ले सकता हूं, जैसे आप चाहें उस स्ट्रिप को बना सकते हैं। क्योंकि मुझे दोनों ही एक्सिस के लिए पता चल गया है, तो ये मैंने स्ट्रिप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बना दी। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मेरी स्ट्रिप है तो मेरा जो इंटीग्रेशन होगा उस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हो जाएगी ए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एक्स की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के ए हो गई है, वाई की जो लिमिट है, तो लोअर में जो कर्व है वो ये लाइन है और वो लाइन थी y इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स एक हो गई है। और अगर मैं देखूं तो अपर में केवल है, पॉजिटिव एक्सिस में है, तो y की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई है, और dy और dx। तो पहला इंटीग्रेशन आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे और दूसरा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन दोनों करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यानी थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ स्टूडेंट, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 to a y के रेस्पेक्ट में जब होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स होगा। अब आप x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है स्टूडेंट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को निकालने का। एक और प्रॉब्लम को मैं आपके सामने रखता हूँ, एक और प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा मेरा कर्व, तो मैंने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को पहले देखा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की अगर बात करूँ तो ये कर्व मेरा कुछ इस तरीके से जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। दूसरा जो मेरा कर्व है वो कर्व मेरा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यानी ये कर्व मेरा ऐसे जाता है, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब मैं बाउंडेड कर्व को अगर देखूं स्टूडेंट, तो मेरा जो बाउंडेड कर्व है वो इन दोनों के बीच से आ रहा है। ये मेरा कर्व है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है, इस कर्व का एरिया मुझे चाहिए। अब दोनों ही तरीके हैं, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना होगा। जब मैंने इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाला तो ये पॉइंट मेरा 4a, आया, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया y की वैल्यू रख के, और ये पॉइंट मेरा 0, आता है। तो अब मैं चाहे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर देखूं या वाई एक्सिस के स्ट्रिप बनाना मेरा काम है, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकता हूं। तो मैंने ये चाहा कि अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इसकी स्ट्रिप बना दूं तो ये स्ट्रिप कुछ ऐसे बन जाएगी। अब मुझे जो लिमिट है वो x की मुझे कांस्टेंट चाहिए, यानी x 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4a तक काम करेगा। अगर मुझे ऐसा नहीं था, स्ट्रिप को वर्टिकली ना होकर के हॉरिजॉन्टली बनाना था, तो y 0 to 4 हो जाएगा। तो मेरे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है स्टूडेंट, वो लिमिट एरिया जो मेरा होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि डबल इंटीग्रेशन x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 4a हो जाएगी, और y की जो लिमिट है, क्योंकि लोअर में कर्व ये है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4ay हो गया है। और अपर में जो कर्व है, सॉरी स्टूडेंट गलती हो गई मुझसे गलती हो गई है, जो लोअर में कर्व है वो लोअर में ये कर्व है, यानी ये कर्व लोअर में है। तो चूंकि ये कर्व लोअर में है तो मुझे लोअर में कर्व ये मिला, यानी यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, यानी ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो गई है y की वैल्यू, और y की दूसरी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4ax हो जाएगी, और dy एंड dx। तो पहला इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। जब मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो x वेरी इक्वल्स टू 0 to a 4a हो जाएगा, और यहाँ पर y आने से ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। और इसका इंटीग्रेशन अब आपको x के रेस्पेक्ट में करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेने से अच्छा है स्टूडेंट कि मैं आपको अब ये बता देता हूं कि अगर पोलर फॉर्म है तो कैसे हम करते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन पोलर फॉर्म, वो हमने जितने भी तरीके पढ़े वो सब कार्टेशियन फॉर्म के लिए थे। अगर पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म को हम कैसे देखते हैं, हमने ये फिर से लेट किया कि कोई भी जो मेरा कर्व है, इस बार जो मेरा कर्व है वो कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन जो भी कर्व मेरा बनने वाला है वो कर्व डेफिनेटली कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आने वाला है। तो यानी मेरा जो कर्व है वो इस तरीके से जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए अल्फ़ा से लेकर के बीटा के बीच में, और ये जो मेरी रेडियस हैं वो रेडियस मेरी 2 लाई कर जाएंगी इस तरीके से, कर्व इन दोनों के बीच में है, यानी R1 से लेकर के R2 के बीच में क्या मेरा कर्व बन रहा है उस तरीके से मैं उसको लेकर के सोल्व करूँगा। यानी एरिया की डेफिनेशन हो जाती है डबल इंटीग्रेशन r dr और d थीटा, क्योंकि dx dy होता था, लेकिन जब मैंने पहले भी
कन्वर्ट किया उसको x की जगह आर कोस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा रख के, तो वहाँ पर हमने देखा था कि dx dy की जो वैल्यू होती है वो r dr और d थीटा आती है, तो उसी को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यानी अगर मैं एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहूँ स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहला जो मेरा कर्व है, उस कर्व में अगर मैं देखूँ तो उस कर्व में कर्व दिया है r इक्वस टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कर्व सभी को बनाना आता है, हमने इसकी कर्व ट्रेसिंग की थी। तो इसका जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरीके से बन के आता है, ये वो कर्व होता है। ये हमने ऑलरेडी पहले भी बना रखा है कर्व ट्रेसिंग में इसको ट्रेस किया था। दूसरा जो कर्व है r इक्वस टू ए है, यानी ये सर्किल की इक्वेशन है। कैसे सर्किल की इक्वेशन है स्टूडेंट, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ए रेडियस और ओरिजिन सेंटर के साथ ये सर्किल की रेडियस है, क्योंकि जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो x की जगह पे होता है r कोस थीटा और y की जगह होता है r साइन थीटा, ये हम उसको रखते थे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी जिसकी रेडियस आर है और सेंटर ओरिजिन। यानी ओरिजिन सेंटर लेकर के मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, और वो सर्किल जो होगा वो कुछ इस तरीके से सेंटर ओरिजिन लेकर के वो इस तरीके से सर्किल ट्रेस होकर आ रहा है, यानी वो ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब मुझे एरिया जो फाइंड करना, उसने क्या कहा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलता हूँ। क्वेश्चन में उसने ये कहा है फाइंड द एरिया लाई इनसाइड द कार्डोइड। कार्डोइड के तो अंदर की तरफ रहना है, कार्डोइड का अंदर मतलब ये हिस्सा हो गया है। उसने कहा सर्किल के बाहर रहिएगा, तो सर्किल के बाहर हम इस तरीके से सर्किल के बाहर रहेंगे, यानी हमारा जो रीजन है वो ये हो गया है। तो सबसे पहले मुझे यही देखना होगा कि मेरा रीजन कहाँ कहाँ पे लाई करता है। अब अगर मैं स्ट्रिप को देखूँ तो मैं स्ट्रिप उसमें कुछ इस तरीके से ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिप है इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से कुछ आ रही है, यानी ये मेरी स्ट्रिप बनने वाली है। तो यहाँ पर अगर दोनों रेडियस को देखूँ, दोनों की रेडियस को अगर फाइंड करूँ तो दोनों की रेडियस, हालांकि इंटीग्रेशन ट्वाइस हो रहा है, लाइन से ऊपर लाइन से नीचे जा रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन को देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट थीटा इक्वस टू 0 होता है, यहाँ पर थीटा इक्वस टू π/2 होता है। एक रीजन ये है, एक लाइन से नीचे का रीजन है, तो दो रीजन मेरे पास बन रहे हैं। यानी जब मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा तो ट्वाइस ऑफ लिखूंगा और लिमिट हो जाएगी थीटा इक्वस टू 0 टू π/2। और नीचे जो कर्व है मेरा, लोअर में जो कर्व आ रहा है जो मेरे सेंटर के नियर है, वो सर्किल की इक्वेशन है, यानी सर्किल की इक्वेशन r इक्वस टू ए हो जाएगी। और ऊपर जो कर्व है जो अपर में आ रहा है वो कार्डोइड है, यानी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया है। और जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है r dr और d थीटा होती है, तो मैंने उनको पुट कर दिया है। अब पहला इंटीग्रेशन चूंकि वेरिएबल में है तो पहला इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में होगा, तो ट्वाइस ऑफ थीटा वेरी इक्वल्स टू 0 टू π/2 पहला इंटीग्रेशन, और r का करूँगा तो r²/2 हो जाता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। यानी जब मैं इस इंटीग्रेशन को कर रहा हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा वेरी इक्वल्स टू 0 टू π/2 होगा। पहले हमारे पास a² बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, और माइनस a² मैंने रखा तो बाहर आ गया, यानी यहाँ 1 बचा रह जाएगा। तो ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन बन गया है इंटू डी थीटा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, इसको पहले सॉल्व करना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे ही मैं सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि a² थीटा वेरी इक्वल्स टू 0 टू π/2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू रखने के बाद आएगा a²/4 इंटू पाई प्लस 8। तो यही मेरा आंसर है। इस तरीके से मैं अपनी पोलर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक और मैंने एग्जांपल रखा है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। दो कर्व मुझे दिए हैं, तो सबसे पहले तो मेरा जो काम है उसको कर लेता हूँ, यानी कर्व को ट्रेस कर देता हूँ। r इक्वस टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा कर्व है r इंटू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस कर्व को अगर मैं देखूँ, पहले कर्व को ट्रेस कर देता हूँ। पहला कर्व मेरा ये हो गया है, और दूसरा जो मेरा कर्व है स्टूडेंट, वो मेरा कर्व ये होता है, यानी दो मेरे कर्व हो गए। अब जो मेरा इंटीग्रेशन है, अगर आप उस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि मुझे इसके बीच का एरिया चाहिए, ये एरिया। अब ये लाइन के दोनों तरफ आ रहा है,
यानी अगर मैं एक एरिया पता कर लूँ तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा। यानी एरिया जो मुझे निकालना है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मेरी लिमिट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो थीटा 0 से चला, अगर मैं यहीं तक केवल कंसिडर करूँ तो थीटा यहाँ π/2 हो जाएगा। तो पहला रीजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो 4 सिमेट्रिक रीजन बन रहे हैं। तो यानी जो इंटीग्रेशन का जो एरिया है वो 4 इंटू डबल इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट 0 टू π/2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो रीजन बना वो रीजन हमारा ये है कि जो कर्व बन रहा है उस कर्व में अगर हम देखें तो कर्व हमारा है लोअर में है r इक्वस टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और अपर में है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और r dr और d थीटा। तो इसी तरीके से आप पहले r के रेस्पेक्ट में और फिर थीटा की रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे अपने डबल एरिया को, जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट करने का एक और हमारे पास तरीका है जिसे डिरिचलेट इंटीग्रल कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिरिचलेट का यूज़ करके कैसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।